अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हीर हसन सियाल है और आज हम एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी दफ़ा वन पेपर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट ब्लैक गोल्ड इज आल्सो नेम्ड फॉर। ब्लैक गोल्ड किस चीज़ को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब ज़मीन से निकाला जाता है तब ये प्योरली ब्लैक कलर का होता है। क्योंकि ये एक वैल्यूएबल चीज़ है, एक कीमती चीज़ है, लिहाजा इसको गोल्ड कहा जाता है। तो पेट्रोलियम का दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड है। विच रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल? कौन से रिसोर्सेज नॉन रीन्यूएबल हैं? नॉन रीन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाएं उसके बाद खुद ब खुद रिकवर ना हो। फॉसिल फ्यूल्स जिनमें ऑयल, नेचुरल गैस और कोयला आता है, ये एनर्जी के वो सोर्स हैं जो जब एक दफ़ा बर्न हो जाते हैं, एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाते हैं तो खुद ब खुद रिकवर नहीं होते, लिहाजा ये एनर्जी के नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, फॉसिल फ्यूल। हाउ मैनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट यानी कि इंसानी दिल में टोटल कितने चैम्बर्स हैं, टोटल कितने खाने हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। टोटल 4 खाने होते हैं जिनमें 2 राइट साइड पे और 2 लेफ्ट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मुहैया करता है। जब बॉडी ऑक्सीजन हासिल कर लेती है तो वो इसी ब्लड को वापस भेज देती है राइट चैम्बर्स में। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको ब्लू कलर से मेंशन करते हैं। ये वाला ब्लड दोबारा लंग्स के पास जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की फिलिंग दोबारा से होती है और फिर ये लेफ्ट साइड की तरफ आ जाता है। इसी तरह ब्लड की सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कंटिन्यू रहती है। तो टोटल हार्ट के 4 चैम्बर हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। मड हाउसेज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर्स एज कंपेयर टू ब्रिक हाउसेज बिकॉज। मट्टी के बने हुए घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं एज कंपेयर टू लकड़ी या ईंटों के बने हुए घरों के। उसकी वजह यह है कि मड इज़ अ बैड कंडक्टर। मड एक इंसुलेटर है, ना ही तो आसानी से इसमें से हीट पास होती है ना ही आसानी से कूलिंग पास होती है। यही वजह है कि मिट्टी के बने हुए घरों की जो दीवारें होती हैं गर्मियों में हीट पास नहीं होती और सर्दियों में कूलिंग पास नहीं होती। तो यही वजह है कि ये गर्मियों में कदरे ठंडे और सर्दियों में कदरे गर्म रहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन बी, मड इज़ अ बैड कंडक्टर। यही वजह है कि पुराने ज़माने में पानी को ठंडा करने के लिए लोग घड़ों यानी कि मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि मड एक बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एसिटिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड एज। एसिटिक एसिड घरेलू इस्तेमालात में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, विनीगर यानी कि सिरका। एसिटिक एसिड का पानी में सोल्यूशन विनीगर यानी कि सिरका कहलाता है और ये घरेलू इस्तेमाल में कुकिंग और अचार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अचार बनाने में हम विनीगर यानी कि सिरका इस्तेमाल करते हैं जिससे अचार लंबे अरसे के लिए महफूज रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, विनीगर। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर काज। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं जिसमें इंसान आते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होने वाले व्हीकल्स हैं उनकी अमाउंट में इजाफा हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करने वाले सोर्सेज जिसमें प्लांट्स हैं वो टाइम के साथ कम हो रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो रहा है एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस को ज़मीन तक पहुंचने देती है, लेकिन जब वो रेडिएशन ज़मीन से टकराने के बाद वापस स्पेस में जाने लगती हैं तो ये उनको रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जिससे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और सैलाब आते हैं जिस सैलाब का खमियाजा हम भुगत भी रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी, राइज इन टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से टेम्परेचर में इजाफा होता है। द फ्लाइंग ऑफ बर्ड इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स। परिंदों का उड़ना न्यूटन के किस लॉ के अकॉर्डिंग है? तो ये आंसर जो करेक्ट है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि जब भी कोई एक्शन होगा तो उसका कोई रिएक्शन भी होगा, यानी कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। जब परिंदे हवा में उड़ते हैं तो वो अपने परों से हवा को नीचे धकेलते हैं, ये एक्शन है, जिसका रिएक्शन ये है कि हवा उन्हें ऊपर धकेलती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह इंसान जब ज़मीन पर चलते हैं तो इंसान ज़मीन को पीछे धकेलते हैं जिसके रिएक्शन में ज़मीन हमें आगे धकेलती है और हम ज़मीन पर चलते हैं। तो परिंदों का हवा में उड़ना न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन कंसीडर्ड डिस्ट्रक्टिव। जलजला अर्थक्वेक जिसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को रिचर स्केल कहते हैं,
किस शिद्दत का जल्जला हो तो उसे डिस्ट्रक्टिव कंसिडर किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7.1। 6 तक जो अर्थक्वेक होता है ये सिर्फ वो इमारतें जो जिनकी बुनियाद कमज़ोर है उनको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर इसकी शिद्दत 7 से ऊपर हो तो ये डिस्ट्रक्टिव यानी कि तबाहकुन कंसिडर किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन 7.1। याद रहे साल में एवरेज तौर पे एक जल्जला ऐसा कहीं ना कहीं लाजमी आता है जिसकी शिद्दत 8 से भी ज़्यादा होती है और सालाना तकरीबन 10,000 लोग जल्जले की वजह से जाँ बहक होते हैं। 5th प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन, सूरज के करीब तरीन जो 5वां सितारा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जुपिटर। ये एक आसान सा ट्रिक है, आप एक लाइन याद रख लें तो आप सारे प्लैनेट्स के नाम याद रख सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ये एक लाइन है। इसके मुताबिक अगर आप फर्स्ट सितारे की बात करें तो माए यानी कि मरकरी ये फर्स्ट प्लैनेट, वेरी से वेनस जो कि सेकंड प्लैनेट, एजुकेटेड से अर्थ जो कि थर्ड प्लैनेट, मदर से मार्स जो कि फोर्थ प्लैनेट और इस तरह जस्ट से जुपिटर जो कि फिफ्थ प्लैनेट। तो सूरज के करीब तरीन जो 5वां सितारा है वो जुपिटर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द सेंस, मुशाहिदात किन 5 हिस्से यानी कि सेंसेस से की जाती हैं, तो वो टोटल 5। उसमें पहली साइट यानी कि देखने की हिस्स, दूसरी हीयरिंग सुनने की हिस्स, तीसरी टेस्ट चखने की हिस्स, चौथी टच यानी कि महसूस करने की हिस्स और 5वीं स्मेल यानी कि सूंघने की हिस्स। तो ये टोटल 5 सेंसेस हैं जिनसे ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट साइंस, ऐसी कौन सी ब्रांच है जो हशरातुल अर्ज यानी कि कीड़ों मकोड़ों की स्टडी के लिए की जाती है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। एंटोमो बेसिकली ग्रीक एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब कीड़े मकोड़े है, तो इसकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। याद रहे एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि हशरातुल अर्ज इस दुनिया में इतने ज़्यादा हैं कि एवरेज हर इंसान को अगर 20-20 करोड़ कीड़े मकोड़े दे दिए जाएं तो फिर भी ख़त्म ना हो। तो इसकी स्टडी हशरातुल अर्ज की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन। बुनियादी तौर पर इंसान की सारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनती है। उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। पेयर की बात करें तो वो 23 हैं लेकिन ओवरऑल 46 हैं। तो इंसान की बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन मौजूद होती है। डीएनए क्या चीज़ है जी, डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और किसी भी इंसान की का हेयर कलर क्या होगा, आइज़ कलर क्या होंगी, उसकी स्किन कलर क्या होगा, इवन कि उसकी मेमोरी पावर कितनी होगी, ये सारा डीएनए में स्टोर होता है और ये डीएनए क्रोमोसोम में मौजूद होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन किन चीज़ों की अलॉय है? अलॉय क्या होती है? जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन किया जाता है तो उससे अलॉय बनती है। हम ये बनाते क्यों हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके जो नई चीज़ बनती है उसकी खुसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज़ पहली दोनों से ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसी वजह से हम अलॉय बनाते हैं। ब्रॉन्ज एक अलॉय है जो कि 2 मेटल पर मुश्तमिल है, एक कॉपर और एक टिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ह्यूमन रिस्पायरेशन रिलीज, इंसान जब सांस लेता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली हमें डेली लाइफ के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन हमारी बॉडी में उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। एनर्जी प्रोड्यूस होने के साथ साथ ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ जिसको शुगर या ज़ियाबेटिस कहा जाता है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल के बढ़ने की वजह से होता है। तो होम्योपैथिक जो इसके लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है वो यूरेनियम नाइट्रेट या यूरेनियम नाइट्रिकम है। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है और उस मरीज़ को बेहतर बनाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, यूरेनियम नाइट्रेट। व्हाट इज मीन्ड बाय सीपीआर, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। ये एक टेक्निक है जो फर्स्ट एड के तौर पे दी जाती है। कोई भी शख्स जो किसी हादसे में या हार्ट अटैक की वजह से उसकी चेस्ट में राइज और फॉल ना आ रहा हो और हमको लगे कि इसको सांस नहीं आ रहा, तो दोनों हाथ उसके चेस्ट पे रख के उसको कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है और उसके लंग्स पर आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिससे काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसकी सांस दोबारा से बहाल हो जाए।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। द फूड विच गिव्स एन एथलीट इंस्टेंट एनर्जी, वो कौन सी फूड है जो एथलीट को, स्पोर्ट्समैन को इंस्टेंट अचानक एनर्जी प्रोवाइड करती है? तो वो ग्लूकोज है। हमारी बॉडी में एनर्जी देने के डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिनमें ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, लेकिन वो चीज़ जो सबसे पहले और जल्दी इस्तेमाल होती है वो ग्लूकोज है। यही वजह है कि वो लोग जो कमज़ोर होते हैं तो उनको ग्लूकोज की ड्रिप भी लगाई जाती है, और एथलीट जब उनको जल्दी और क्विकली एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ऐसे ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें ग्लूकोज मौजूद होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अ सेंटर ऑफ मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग? इंसान का जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें एक सेरिब्रम है और एक ब्रेन स्टेम है। इंसान की बॉडी का जो ब्रेन है 80% से ज़्यादा वो सेरिब्रम पर मुश्तमिल होता है, और हमारी जितने भी ब्रेन के मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो सेरिब्रम के ज़रिए ही होते हैं, जिनमें मेमोरी यानी कि हमारी यादाश्त है, हमारी लर्निंग, हमारा सीखना और सोचना, ये सारे फंक्शन सेरिब्रम ही परफॉर्म करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बोन मैरो ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है, जो खून है, वो हड्डी के अंदर, बोन के अंदर एक पोर्शन होता है बोन मैरो। नॉर्मल इंसान के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, और हर हड्डी के अंदर ही बोन मैरो होता है, लेकिन ख़ास तौर पे वो हड्डी जो बड़ी होती है उसके अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। यहाँ पर 95% से ज़्यादा खून बनता है। तो इंसान की बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इवन के वाइट ब्लड सेल भी, वो बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी? इंसान के जिस्म में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है वो कैल्शियम है। बेसिकली सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन ये मिनरल्स नहीं है। अगर मिनरल्स की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इंसानी बॉडी में पाया जाने वाला मिनरल कैल्शियम है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, और ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका एक इम्पोर्टेंट सोर्स दूध है। लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल इज 120 डेज। एवरेज तौर पे जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल हैं उनका जो लाइफ पीरियड है वो 120 दिन है। 120 दिन के बाद इनको वाइट ब्लड सेल ख़त्म कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्लड रेगुलरली डोनेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करते तो 120 दिन बाद रेड ब्लड सेल ने, यानी कि खून के जो खुलियात हैं, उन्होंने वैसे भी ख़त्म हो जाना और नए बन जाने। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रेड ब्लड सेल की एवरेज लाइफ क्या है, तो वो 120 डेज है। द पेंक्रियाज सीक्रेट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है वो किस चीज़ की सेक्रेशन करते हैं? तो वो इंसुलिन की सेक्रेशन करते हैं। इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में होगी तो ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचेगा और ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट कम होगी। तो ऐसे इंसान जिनके पेंक्रियाज इंसुलिन कम प्रोड्यूस करते हैं उनकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज सेल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज हैं वो इंसुलिन की सेक्रेशन करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। When a bullet is fired upward vertically, it gains in, जब किसी गोली को, किसी बुलेट को ऊपर फेंका जाता है तो क्या चीज़ ज़्यादा होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी ये पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है। जितनी कोई चीज़ हाइट पे जाती है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब बुलेट को फायर किया जाता है तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी इजाफा होता जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन सी, पोटेंशियल एनर्जी। ओजोन लेयर अबव अर्थ एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है, जहाँ पर हम रह रहे हैं सतह, उससे 10 किलोमीटर ऊपर जाएं तो ओजोन की एक लेयर स्टार्ट होती है। और ओजोन की लेयर क्या करती है? ये हमें अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से बचाती हैं, यानी कि ऐसी रेडिएशन जो इंसान के लिए ख़तरनाक हैं उनसे हमें बचाती है। लेकिन 1990 से 2000 की दहाई में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जो बाद में पता चला कि ओजोन को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन में, उससे ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है। इवन कि अंटार्कटिका के एक पॉइंट है जहाँ पर ओजोन होल हो चुका है, वहाँ से हार्मफुल रेडिएशन भी एंटर हो रही है, जिससे आइज़ और स्किन की डिसीज़ में इजाफा हो रहा है। तो ओजोन लेयर हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से। करेक्ट ऑप्शन इज सी। वाटर इज हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर द कार इंजन?
कार इंजन और इसके अलावा जितने भी इंजन हैं आपने देखा होगा कि उसमें पानी डाल रहे होते हैं। पानी का क्या काम होता है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि हीट को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा है। जब भी इंजन चलता है जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है, अब पानी उस गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से इंजन ठंडा रहता है। तो पानी को कार इंजन वगैरह में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। So that it's for today's lecture.